हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत और आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अनुवांशिकी एवं जैव विकास का चैप्टर जो था वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें से अपने अनुवांशिकी जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जैव विकास का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैव विकास अर्थात ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, तो जैव विकास क्या होता है? मतलब जीव का विकास। विकास मतलब क्या है, इसको डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं, फिर अपन इसको सरल लैंग्वेज में समझते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से कृमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है पहले जो निम्न कोटि के जीव थे, निम्न कोटि के जीव से क्या एक जटिल कोटि के जीवों में परिवर्तन हो जाना, वो जीवों की क्या कहलाता है? आपकी उत्पत्ति कहलाता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मानस है, आप मनुष्य को लेके चलो या मानव को लेकर चलो, ठीक, तो क्या हम पहले ऐसे थे? नहीं, कई साल लगे हम लोगों को परिवर्तन। पहले हम निम्न कोटि के प्राणी थे। क्या थे हम? पहले एक निम्न कोटि के प्राणी थे, उसके बाद आज हम उच्च कोटि के प्राणी बन गए हैं। मतलब ये है कि पहले सरल, आप ऐसे बोल सकते हो आप इसको, कि जो पहले हमारा सरल जीवन था, अब क्या जटिल जीवन में हम परिवर्तित हो गए। पहले हम आज के जैसे मानव नहीं थे, आज के जितना हमारा विकास नहीं था, आज के जितने हम उच्च प्राणी नहीं थे। पहले क्या थे? हम निम्न कोटि के प्राणी थे, जो हमारा क्रमिक परिवर्तन होता गया और आज हम ऐसे हो गए हैं। ये एक दो सालों में नहीं हुआ, इसको ऐसा होने में कई सालों लग गए थे। कई सालों, 100 सालों, 200 सालों, ऐसे कई सालों अपन को क्या लगे परिवर्तन होने में लगा। तो एकाएक मतलब कि ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में हम लोग निम्न प्राणी से उच्च कोटि के प्राणी बन गए। नहीं, बहुत समय लगा है हमें ऐसा होने में। देखो, सिंपल सी बात है कि पृथ्वी पर पहले कोई एक जीव आया होगा। ठीक है, कोई एक जीव आया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर कई पूरे के सारे कई, आज आप लोग कई प्रकार के प्राणी, पशु, पक्षी, जीव देखते होंगे। जैसे कि पक्षी है, पक्षी हो गया, मछली हो गई, मनुष्य हो गए, मेढक हो गए, ये सब क्या हैं? एक ही जाति के हैं। बस क्या है, समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होता गया और इनका विकास होता गया। जैसे कि आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मान लो एक पृथ्वी है, या आप मान लो कोई एक क्षेत्र है जहाँ कई निवासी रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ कोई, या आप बोल सकते हो कई जीव रहते हैं। ठीक है, ये जीव आपस में क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं और नए जीवों की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। अचानक क्या हुआ, मतलब अर्थात इनके अंदर क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है, ये आपस में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मान लो कोई आंधी, मान लो कोई नदी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, कोई भूकंप आ गया, तो क्या हुआ कि जो ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या हुआ है? बट गया। तो इधर वाले इस साइड चले गए, आप ऐसे बोल सकते हो, जो इधर वाले इस साइड आ गए हैं और इधर वाले इस साइड ही रह गए। बीच में मान लो नदी निकल गई या कोई बहुत बड़ी दरार आ गई है। क्या हुआ? अब ये क्या हो गए हैं? जीव क्या हो गए? आपके अलग अलग जीव हो चुके हैं। ठीक है, अब जो लैंगिक प्रजनन होगा वो इस साइड वाले जीवों के आपस में होगा और इस साइड वालों में आपस में होगा। ऐसा नहीं है इधर का जीव इधर चला जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि इनके बीच या तो फिर कई भूकंप के वजह से, या फिर ज्वालामुखी, या फिर बोल लो बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच क्या बहुत फासला हो गया। तो इधर के जीव देखो, पहले क्या थे? एक ही जीव थे और आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, प्रजनन कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि समय के अनुसार कोई भूकंप आया, ठीक है, तो इनके बीच क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, नदी बीच में आ गई, तो इनके बीच क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। इस साइड के प्राणी इस साइड चले गए, इस साइड के जीव इस साइड चले गए। ठीक है, प्राणी जीव जो भी हो, अब क्या होगा? कई साल लगे, ये आपस में क्या करते रहे? प्रजनन करते रहे और जीवों की उत्पत्ति करते रहे। ये भी प्रजनन करते रहे और क्या? जीवों की उत्पत्ति करते रहे। लेकिन क्या हुआ अचानक? देखो, इसको पहले समझने के पहले एक पॉइंट और समझ लो। देखो, क्या होता है कि जैसे कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन होता है। अब आपने देखा होगा कि जो लैंगिक जनन होता है, तो क्या, जैसे कि मादा है और नर है, तो इससे जो बेबी बनेगा, या इससे क्या बनेगा? बेबी बनेगा। तो क्या बेबी अगर लड़का हुआ तो क्या वो अपने पिताजी के समान होता है? या अगर लड़की हुई तो क्या वो माताजी के समान होती है? नहीं होती है। देखो, हो भी सकता है कि पिताजी अगर गोरे हों तो ये काला हो जाए, हो भी सकता है पिताजी काले हों तो बच्चा गोरा हो जाए, हो भी सकता है कि पिताजी छोटे हों तो बच्चा लंबा हो जाए,
और देखो पिताजी की शक्ल दिखने में अलग होती है, बेबी की शक्ल अलग होती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर लैंगिक जनन होता हो तो सेम जैसे पिताजी हो वैसे ही बच्चा हो, नहीं। लेकिन कभी कभार अब्बा स्वरूप जब जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो वो उन दोनों में क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं, दिखने में भी क्या होते हैं, सेम। तो हमने ये देखा जब लैंगिक जनन होगा, मनुष्य के बीच लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होगा, जैसे कि मान लो माता भी काले पिता भी काले, लेकिन जनन के द्वारा जो बेबी हुआ वो गोरा हो गया, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। अभी फैमिली काली काली थी लेकिन बच्चा गोरा हो गया, ठीक है। तो आगे की पीढ़ी भी कैसी होगी, गोरी होगी। तो ये क्या होगा, विकास ही तो हो गया, काले से फिर क्या हो गया, गोरा। तो अब क्या पूरी पीढ़ी गोरी गोरी चलती चलेगी, तो क्या हो गया, विकास हो गया। किसके द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी प्रकार इनमें भी क्या होता है, जब भी लैंगिक जनन होगा तो क्या होगा, इनमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। आज ये आपस में क्या कर पा रहे हैं, निषेचन कर रहे हैं और प्रजनन कर रहे हैं और अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। आगे चल के क्या होगा, ये परिवर्तन होंगे, इनके बीच क्या होंगे, प्रजनन के द्वारा धीरे धीरे क्या होगा, और परिवर्तन होगा, इनके बीच भी और परिवर्तन होगा। और एक जब तक परिवर्तन होगा, अब हमने इधर देखे जे आ गए और ए आ गए, मान लो इतने बहुत लाखों साल लग गई, अब इधर तक इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया इन जीवों में। अब ए जीव इस जीव के साथ अगर प्रजनन करेंगे, ए जीव इस साथ के साथ प्रजनन करेंगे, अर्थात इसके गुण इसमें ना जाएं और इसके गुण इसमें ना जाएं, तो हम समझ जाएंगे कि ये जीव क्या हो गए, नई उत्पत्ति हो गई। देखो पूर्वज तो एक ही था, पहले क्या थे, एक ही था, लेकिन जो नई जनरेशन बनी क्या हुई, वो अलग हो गई। क्यों, क्योंकि अब इनका आपस में क्या नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि मनुष्य से मनुष्य का बच्चा ही पैदा होता है, कुत्ते से कुत्ते का बच्चा ही पैदा होगा, पेड़ से पेड़ ही बनेगा। इसी प्रकार इधर भी जो आपस में थे तो आपस में बनाते जा रहे थे। क्या अगर हम मनुष्य का कुत्ते से फर्टिलाइजेशन करा दें तो क्या कोई बच्चा कुत्ता हो सकता, नहीं हो सकता। मनुष्य का कुत्ते का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कुत्ता ना ही कुत्ता होगा, ना ही मनुष्य का बच्चा होगा। क्यों, क्योंकि ए जाति अलग है और ए जाति अलग है, तो समान जाति के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ए जाति अलग, ए जाति अलग, मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अर्थात नई जाति बन चुकी है, ए जाति अलग हो गई है, ए जाति आप क्या हो गई है, अलग हो गई है। देखो जैसे कि मनुष्य पहले क्या था, सरीसृप में आता है, मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, पहले मनुष्य ऐसा था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया, आज उसकी एक जटिल संरचना होगी, मतलब निम्न कोटि से क्या हो गया, उच्च कोटि का प्राणी बन गया है। तो ये होता है जैव विकास, जीवों का विकास। ऐसा हो कि कोई एक नई जाति बन जाए, निम्न कोटि से उच्च जाति के जीवों का क्या विकास होना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं विकासीय संबंध खोजना, मतलब कि अब हम पढ़ रहे हैं विकासीय संबंध खोजना में हम पढ़ेंगे समजात अंग, समरूप अंग और जीवाश्म, ठीक है। तो समजात अंग क्या होते हैं, देखो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब ये होता है जो समजात अंग होते हैं वो संरचना में समान दिखते हैं। देखो जैसे जो मेढक का अग्रपाद है, मतलब कि मेढक का जी क्या है, हाँ अग्रपाद, मतलब हाथों की बात चल रही है, तो मेढक का क्या है, अग्रपाद। ये है छिपकली का हाथ, ये है पक्षी का, ये है मनुष्य का, ये है अग्रपाद हैं। तो देखो दिखने में तो क्या है, सेम दिख रहा है। कैसे, ऊपर देखो एक हड्डी, ऊपर भी इनमें भी एक हड्डी, फिर देखो इधर नीचे ए बी शेप, देखो दोनों सबका सेम, फिर ये उंगली निकल आई, तो क्या है, संरचना में क्या है, समान है। जो अंग संरचना में क्या हो, समान हो, दिखने में क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य उनके अलग अलग हो, तो क्या कहलाते हैं, समजात अंग। कार्य क्या है, मेढक का कार्य छलांग मारने के लिए, छिपकली का दीवार पर चढ़ने के लिए, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य का हाथ कुछ पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, समजात अंग। ऐसे अंग जो संरचना में समान और कार्य जिनके हों अलग अलग, वो क्या होते हैं, समजात अंग। दूसरा देखते हैं, दूसरा है अपना समरूप अंग। कैसा, समरूप अंग। ऐसे अंग जो संरचना में क्या होंगे, असमान, लेकिन उनका कार्य क्या होगा, समान। जैसे कि तितली के पंख और पक्षी के पंख, तो इनका कार्य क्या है, दोनों के पंखों का कार्य है उड़ना, लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग है। जैसे कि पक्षी के जो पंख हैं वो क्या होते हैं, इनमें हड्डी होती हैं, क्या तितली के पंख में हड्डी होती है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं संरचना में क्या है,
असमान, लेकिन कार्य में क्या है समान, क्योंकि दोनों का कार्य क्या है पंखों का उड़ना। ठीक है, तो समजातंग और समरूपंग आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं इसमें हम जीवाश्म। तो जीवाश्म में क्या होता है इसको देखो, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं जीवाश्म क्या होता है। आज से कई करोड़ों साल पहले क्या हुआ, जैसे कि मान लो आप आंधी तूफान आई, बहुत सारे मनुष्य जानवर पशु पक्षी और पेड़ पौधे क्या हुए उस आंधी तूफान में क्या हुए, दब गए, नीचे मिट्टी के नीचे दब गए हैं, और कई सालों तक वो दबे रहे और ऊपर मिट्टी आती रही, चट्टान आती रही, और बाद में कई सालों बाद उन्हें को निकाला जाए तो वो क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। जैसे कि आज भी कई जीवाश्म मिलते हैं, हड्डी मिल जाती है, पत्थर मिल जाते हैं, तो कोई भी मतलब बहुत सारी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं ज़मीन के अंदर, वो क्या है, सब जीवाश्म ही है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इन तीनों की सहायता से क्या पढ़ेंगे, जैव विकास के सिद्धांत। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में इनसे कई क्वेश्चंस आए थे, तो आप अब इन क्वेश्चंस को पढ़ो। जैव विकास के सिद्धांत मतलब कि जैव का विकास मतलब कि जो जीव है उनका विकास कैसे होता है, इन तीन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के माध्यम से हम बताएंगे। तो पहला सिद्धांत है आपका जीव विकास में लेमार्कवाद। क्या है, लेमार्कवाद, जिसको लेमार्किज्म, और दूसरा डार्विनिज्म। ठीक है, फिर उत्परिवर्तनवाद। ये तीन सिद्धांत अपन लोगों को पढ़ना है। तो पहला सिद्धांत हम देखते हैं कि लेमार्कवाद का सिद्धांत क्या था, लेमार्कवाद ने क्या बोला था। तो देखो लेमार्कवाद के सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम, एक और नाम है इसका उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षण हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे क्या होता है उपार्जित लक्षण, ये होता है जैसे कि मान लो हम चोट लग गई हमें, या हम ऐसा बोल लो कि हाँ यही मान लो कि जैसे कि हम गिर पड़े और हमें चोट पैर में लग गई, तो आगे वाली हमारी जो पीढ़ी होगी क्या उसके भी पैर में चोट लगी हुई आएगी, नहीं। ये होते हैं आपके उपार्जित लक्षण। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लो हमें पढ़ाने का शौक है, क्या हमें पढ़ाने का शौक है, तो जरूरी थोड़ी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हो उनको भी पढ़ाने का शौक हो, या ये हमारा जो गुण है वो अनुवांशिक तौर से बच्चों में चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये गुण कैसे होते हैं, आपके उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। तो देखो इसको बहुत आईएमपी अच्छे से समझना। लेमार्क का सिद्धांत 1809 में, लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था लेमार्कवाद का, वो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया। फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया। तो आपको इनकी बुक याद रखनी है। जो लेमार्क का जो सिद्धांत है, लेमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। ठीक, ये क्या था आपका लेमार्कवाद का सिद्धांत। तो लेमार्कवाद के सिद्धांत को अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो ये बोलना चाहते हैं कि जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इस पॉइंट को आप समझो वातावरण वाला, इसका मतलब ये है कि वातावरण में परिवर्तन होने पर जीवों के कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे छोटे होकर लुप्त हो जाते हैं। क्या बोला, वातावरण में परिवर्तन होने पर जीवों के कुछ अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे छोटे होकर लुप्त हो जाते हैं तथा कुछ अंगों की क्षमता बढ़ जाती है जिससे उनका आकार बढ़ता जाता है। इसको और अच्छी लैंग्वेज में समझते हैं लेमार्कवाद का, इसको आगे और देखते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है, देखो अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और निम्न और कम उपयोग में आने वालों का विकास कम होता है। जैसे देखो इसको अपन समझते हैं, उनके एक उदाहरण से समझते हैं इसको। देखो
इन अंगों के कम या अधिक का उपयोग के सिद्धांत भी कहते हैं। देखो इसे एक और नाम दिया है, इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन। सीधी सिंपल से बोलने के बाद है, उनने एक उदाहरण बताया है और उनने क्या बोला है, एक बात बोली है, बस इस पर ध्यान देना आप। उनका एक जो मेन पॉइंट है, उन्होंने ये बोला है जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होता है उनका विकास ज़्यादा हो जाता है, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है उनका विकास कम होता है। जैसे कि इनने जो लेमार्क वैज्ञानिक थे, उनने ये बताया जिराफ का उदाहरण लेके कि जिराफ जो पहले थे वो इस टाइप के थे। मान लो कि ये है आपका जिराफ और ये लगी है आपकी घास, तो इसको वो क्या घास को आसानी से खा सकते थे, इनकी गर्दन लंबी नहीं होती थी। लेकिन कई सालों बाद क्या हुआ, जो जंगल की घास थी हरी हरी थी पहले, फिर सूख गई, कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या खड़े पेड़। अब पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, अब जिराफ को खाना है तो उधर तक नहीं, वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करेंगे, मतलब कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और कई साल तक वो ऊपर उठाते रहे और एक समय ऐसा आया कि जिराफ की गर्दन क्या हो गई है, लंबी हो गई है और वो आसानी से पेड़ पर क्या खा सकते थे, पत्तियों का उपयोग या पत्तियों को खा सकते थे। तो जिराफ की गर्दन ने क्या बताया कि पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती थी, लेकिन वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, जैसे कि इधर घास नहीं थी नीचे, तो क्या हुआ, वातावरण का प्रभाव मतलब है कि घास नीचे नहीं थी, अब उनको खाना है, तो वो क्या करें, पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, आपकी गर्दन ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे गर्दन उठाते रहे और आने वाली पीढ़ी में भी गर्दन क्या होगी, उनकी लंबी हो गई कई सालों बाद। तो इस प्रकार उनकी जितनी भी पीढ़ी होगी आगे, सबकी गर्दन क्या होगी, लंबी होगी। तो ये क्या होगा, जीव का विकास होगा, किसकी वजह से, उपार्जित लक्षण की वजह से। क्योंकि देखो उपार्जित लक्षण तो है, तो जिराफ अगर अपनी जैसे कि हम अगर अपनी मुँह से या अपनी गर्दन से कोई चीज को पकड़ने की कोशिश करें, कई सालों तक पकड़ते रहें, तो क्या जरूरी है कि अपन लोगों की भी गर्दन लंबी होने लगे, नहीं ना। तो ये उपार्जित लक्षण है। लेकिन उपार्जित लक्षण की वंशागति किसने बताया है, जी लेमार्क ने बताया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने बताई, लेमार्क ने बताई है कि जो भी उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागति होते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चढ़े जाते हैं। तो जैसे कि एक जिराफ की गर्दन लंबी हुई होगी तो फिर पूरे सारे जितने भी वंश आगे बढ़ी, जाति आगे बढ़ी, तो उन सबके भी क्या होने लगे, बड़े होने लगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। लेमार्कवाद ने एक और उदाहरण बताया है, सर्पों की टांग, जो मतलब जो सांप की, उन्होंने भी बोला है कि पहले सांप में क्या होती थी, टांग होती थी, लेकिन क्या होता था कि वातावरण के प्रभाव सीधा पड़ा इन पर। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि इन्हें झाड़ियों में चलने और बिल में घुसने में इनकी टांगें क्या करती थी, प्रॉब्लम करती थी। मतलब जो वातावरण का प्रभाव पड़ा सीधा, वातावरण का प्रभाव क्या पड़ा सीधा, कि इन्हें झाड़ियों में चलना और बिल में घुसने में क्या है, प्रॉब्लम होती थी। तो क्या हुई, इन अंगों का उपयोग वो नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी टांगें विलुप्त होती गई और एक नया जीव बन गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, जीव का विकास हो गया। तो ठीक है, आपको आशा करता हूँ अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, टोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग पढ़ते हैं डार्विन। सीधा सिंपल सी बात रखना है आपको, लेमार्कवाद में उनने एक ही बात बोली है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। दूसरा एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि जो अंगों का उपयोग अधिक होता है उसका विकास अधिक हो जाता है और जिन अंगों का उपयोग कम होता है उनका विकास कम होता है, बस इतना याद रखना। इसके बाद डार्विनवाद आए और डार्विनवाद ने बताया, डार्विनवाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्फ्रेड रसेल वेलिस एवं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, इन दोनों ने संयुक्त रूप से डार्विनवाद का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या व्यक्त की। डार्विन ने अपने जैव विकास की जो अवधारणा दी वो किस पुस्तक में दी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ठीक, आगे देखो, जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास डार्विनवाद कहलाता है, या डार्विनवाद कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसके द्वारा इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, या डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, देखो जो डार्विनवाद थे उन्होंने एक जहाज से
20 वर्षों की बाहर से क्या की, उन्होंने एक यात्रा की। जो डार्विनवाद थे उन्होंने क्या किया, एक बीगल नाम का एक जहाज था, क्या था, बीगल, पूरा नाम है HMS बीगल, ठीक है, इस एक जहाज था। तो इन्होंने क्या किया, जहाज से समुद्र की क्या की, यात्रा की, मतलब विश्व का भ्रमण किया, क्या किया, विश्व का भ्रमण किया, ठीक है। और इसके इन्होंने 5 वर्ष तक इन्होंने अनेक द्वीपों एवं महाद्वीपों में अनेक जीव जंतुओं चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किया। और इनके मतलब सीधी बात है कि इन्होंने 5 वर्ष तक समुद्र की यात्रा की और कई सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इन्होंने देखा और इनको एकत्रित किया, मतलब इनके बारे में जानकारी एकत्रित की। डार्विनवाद के निम्न तथ्यों पर आधारित है। तो डार्विनवाद किन तथ्यों पर आधारित है उनको हम देखते हैं। पहला है संतानोपत्ति की प्रचुर क्षमता। उन्होंने बोला है संतानोपत्ति की प्रचुर क्षमता, मतलब कि डार्विनवाद ने जब भ्रमण किया तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले आकर, तो वो उन्होंने बताया कि समस्त जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की स्वाभाविक इच्छा और अपार क्षमता होती है। कहने का मतलब उनका ये था कि जितने भी जीवधारी हैं वो अपार क्षमता होती है उनमें संतान उत्पन्न करने की, क्या अपार क्षमता होती है उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसको उदाहरण को समझ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि अपार क्षमता होती है बच्चा उत्पन्न या संतान पैदा करने की। तो जैसे कि खरगोश है, तो खरगोश वर्ष में 4 बार जन्म देते हैं और एक बार में 4 या 6 बच्चों को जन्म देते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हो एक समुद्री सिप्पी, जैसे एक समुद्री सिप्पी होता है, वो प्रति वर्ष 6 करोड़ के समथिंग अंडा देती है। क्या देती है, प्रति वर्ष सिप्पी जो है पानी में रहता है वो कितना देता है, 6 करोड़ अंडे देती है, ठीक है। इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि मतलब कि जीवों में अपार क्षमता होती है संतान उत्पत्ति की, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष। क्या, जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो देखो अब अपार क्षमता जब होती है तो मतलब कितने 6 करोड़ जब वो अंडे देगी तो कितने सारे जीव बन सकते हैं। पूरे 6 करोड़ के 6 करोड़ तो नहीं बनते हैं, कुछ फूट जाते होंगे, कई प्रकार की आपकी वातावरणीय घटना के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से, हवा के माध्यम से, और पैदा होते होंगे वो बच्चे तो छोटी मछली खा जाते होंगी, मतलब बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाते होंगे। इस प्रकार कई सारे अंडे जो होते खराब हो जाते हैं, कई थोड़े बहुत कम बचते हैं और वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब जीवन संघर्ष, अब बहुत सारे पृथ्वी पर आ गए हैं लेकिन वो क्या करेंगे, जीवन जीने के लिए संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष भी कई प्रकार के, सजातीय संघर्ष, मतलब कि यह एक ही जाति के सदस्यों के बीच का संघर्ष है। मान लो कि ऐसा मान सकते हो कि जैसे कि मछली के अंडे हुए, जैसे कि एक मछली के अंडे 4 हुए, तो ठीक है, इन चारों के बीच खाने को लेकर, पानी को लेकर, वायु को लेकर क्या होगी, लड़ाई होगी, और 1-2 समाप्त हो जाएंगे और एक लास्ट में बच जाएगा। मतलब क्या है, सजातीय, मतलब कि एक ही जाति के अंदर क्या होगी, संघर्ष होगा, जीवन जीने के लिए संघर्ष होगा, खाने के लिए, पीने के लिए, और क्या होगा, थोड़ी संख्या कम हो जाएगी। दूसरी देखो अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष का मतलब ये है कि एक ही स्थान पर रहने वाली विभिन्न जातियों के बीच का संघर्ष, मतलब कि इधर देखो खरगोश भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं, हिरण भी रह रहे हैं, ये सब लोग खाने के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये क्या हो गया, अंतरजातीय, मतलब कि एक अलग अलग जातियों के बीच जब संघर्ष हो। एक होता है वातावरणीय संघर्ष। एक वातावरणीय संघर्ष का मतलब ये है सभी जीव पर्यावरण की विषमताओं, जैसे कि अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, बाढ़, सूखा, वायु वेग आज से बचने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो ये भी किसने बताया था, डार्विनवाद ने। डार्विनवाद ने 2 चीज बता दें, एक तो जीवों में अपार क्षमता होती है संतान उत्पत्ति की, दूसरी जो संतान आएगी उनके बीच संघर्ष होंगे, जीने के लिए संघर्ष होंगे, सजातीय संघर्ष होंगे, अंतरजातीय और वातावरणीय संघर्ष होंगे, ठीक है। मतलब कि इधर भी कुछ संख्या कम हो जाएगी, इधर भी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि संघर्ष हो रहा है, लड़ेंगे, एक दूसरे को खा लेंगे, और वातावरण में आंधी तूफान बाढ़ आ जाने से भी संघर्ष क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अगला है योग्यतम की उत्तर जीविका या समर्थ का जीवत्व। इसमें है जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। उसने एक बात बोली है, वे ही जीव सफल होते हैं जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लें। क्या,
वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लें, वही जीव क्या होते हैं, सफल होते हैं। वो जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ना ढाल सकें, ना अनुकूलित कर सकें, तो वो क्या हो जाएंगे, जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक अगला पॉइंट है, प्राकृतिक संघर्ष में वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने और प्रतिकूल जीवों के नष्ट होने को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो प्राकृतिक जो चयन है, इससे संबंधित थ्योरी किसने दी, डार्विन बाद ने दी। प्राकृतिक चयन को हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको अच्छे से। प्राकृतिक चयन को आप लोग ऐसे समझो कि मान लो कि एक पौधे हैं और इसमें रेड हैं, कितने सारे के सारे पौधे कितने हैं, रेड हैं। क्या है, रेड हैं। क्या होगा, कई समय इनके अंदर लैंगिक जनन होगा। क्या होगा, लैंगिक जनन हो रहा, और इधर बन रहे हैं दूसरे, इधर से ए बने, इधर से आपका ए बने। इधर मान लो कौवा है, क्या है, कौवा है। अपन क्या समझ रहे हैं, अपन समझ रहे हैं क्या, प्राकृतिक चयन क्या होता है, प्रकृति द्वारा चयन किसका किया जा रहा है। तो देखो कौवा ने क्या किया, कौवा क्या कर सकते हैं, ये मान लो रेड कीड़े हैं, क्या है, कीड़े हैं रेड। तो रेड कीड़ों, जब हरे पेड़ पर रेड कीड़े बैठे हैं तो कौवा ने आसानी से खा सकता है, क्योंकि कौवा इन्हें देख सकता है, और देख सकता है तो क्या करेगा, खा लेगा। लेकिन जब इनके अंदर लैंगिक जनन हुआ, और कई कारण मतलब लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है, जैसी की तैसी संतान तो उत्पन्न होती नहीं, कीड़े के कीड़े तो होंगे लेकिन कलर चेंज हो सकता है, जैसे अभी मानव में बताया था हमने। तो रेड हुआ, रेड एक हुआ, कैसा, इसमें एक हो गया ग्रीन, कैसा हो गया, एक हो गया ग्रीन। आगे फिर लैंगिक जनन हुआ तो रेड और फिर ग्रीन। आगे फिर लैंगिक जनन हुआ, फिर सारे क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं, सारे क्या हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं। तो अब क्या हुआ, परिवर्तन हो गया ना, प्राकृतिक चयन, मतलब कि प्रकृति ने चयन कर लिया कि एक ग्रीन से सारे ग्रीन बन गए हैं। क्या हुआ, सारे ग्रीन बन गए लैंगिक जनन के अनुसार। प्रकृति मतलब क्या, इधर कौआ रेड को खा लेता था, लेकिन अब क्या बन गया, ग्रीन बन गया। तो जब पत्ता हरे रहेंगे, पेड़ हरा रहेगा, या घास पर बैठेंगे, तो इन कीड़ों को क्या, ये देख नहीं पाएगा कौआ, और ये क्या आसानी से जीवित रहेंगे। अर्थात प्रकृति का चयन मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। कैसे वातावरण, उन्हें जीवित रहने के लिए उन्हें क्या किया, इधर रेड था तो कौआ खाता जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, वातावरण के अनुसार क्या हुआ, अपने आप को ढाल लिया और ग्रीन बन गए। सारे ग्रीन कैसे बन गए, क्योंकि देखो रेड वालों को तो कौआ खाता जा रहा है, इधर भी खा लिया होगा, इधर खा लिया होगा, धीरे धीरे कौए ने रेड खा लिए होंगे, और वातावरण के अनुसार सारे के सारे क्या हो गए, इधर ग्रीन हो गए, अपने आप को ढाल लिया जीवन जीने के लिए। बाकी रेड वाले को कौआ खा गया। तो क्या होता है, इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक चयन मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन। कैसे, प्रकृति के द्वारा इनका क्या हो गया, चयन हो गया। तो मतलब कि जो उपयोगी गुण थे उसको अंदर कर लिया, जो अनुपयोगी थे वो क्या हो गए, प्रकृति के द्वारा समाप्त हो गए। मतलब प्रकृति को लेके चलो, इधर कौआ, प्रकृति में कौआ भी है, कौआ ने क्या किया, जो उपयोगी था, जो रेड वालों को खा लिए सबको, और जो ग्रीन वाले हो गए जिनको वो खा नहीं सकते, क्योंकि देख नहीं सकते, ग्रीन पैदा है। तो जैसे बोलते हैं प्राकृतिक चयन, प्रकृति द्वारा किनका चयन हो गया, ग्रीन का। मतलब कि वातावरण में रहना है तो आपको प्रकृति के अनुसार क्या, अनुकूलित होना पड़ेगा, अर्थात आपको उसमें जीवन जीने के लिए उसके अनुसार आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक। एग्जाम में ग्रुप डी में पिछली बार आया था, प्राकृतिक चयन से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था डार्विन बाद ने। और उपार्जित लक्षणों से संबंधित किसने दिया था, वो दिया था लेमार्क बाद ने। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसमें विभिन्नताएं और अनुवांशिकता। ठीक है, तो दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते, ये भिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। तो ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला, जो भी सजातीय जीव हैं, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य का जो जीव होगा वो बिल्कुल उनके समान नहीं होगा। जैसे कि मम्मी पापा के सेम जैसे अपन शक्ल के देखते हैं क्या, नहीं। तो सजातीय जीव भी आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये भिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। ठीक है, भिन्नताएं क्या होंगी, वंशानुक्रम में मिलती हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर गुणसूत्र में कोई परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जीन में परिवर्तन हो जाए, तो क्या होगा, अपने अंदर अचानक कोई परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अगला है, देखो इनने क्या बोला, वंशानुक्रम को महत्व दिया है, ठीक है, जनकों के। लेकिन जो लेमार्क बात थी, उन्होंने क्या बोला था, उपार्जित लक्षण वंशानुक्रम के माध्यम से जाते हैं। ठीक, इनने उनकी बात को नकार दिया। अगला है इसमें नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है, डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती है। जैसे कि मैंने वो डायग्राम के थ्रू समझा था कि बाढ़ आई, इस साइड के जीव अलग हो गए, इस साइड के जीव अलग हो गए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं,
जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं और धीरे धीरे ये अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जाति का स्थान दिया जाता है। सेम वही उदाहरण है जो हम लोगों ने अभी देखा था बाढ़ वाला, कि इस साइड के जीव अलग हो गए थे, इस साइड के अलग होता है, पानी को जैसे आपस में प्रजनन होता रहा। बाद में दोनों जब मिले तो इनके मध्य प्रजनन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये जीव अलग हो गए थे, ये जाति अलग हो गई थी। ठीक है, इसके बाद तो आप एक शब्द में या एक लाइन में आप समझ सकते हो लेमार्क बाद ने क्या सिद्धांत दिया और डार्विन बाद ने। लेमार्क बाद ने क्या बोला था, जो जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो कम विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वो अधिक विकसित हो जाता है। जैसे जिराफ का उदाहरण, उन्होंने गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया, करते गए तो गर्दन क्या होगी, लंबी, और पीछे वाले पैरों का जिराफ ने उपयोग कम किया, वो इसलिए पैर क्या रह गए, उनका विकास कम होगा। लेकिन इनने क्या बोला था, इनने ये बोला था कि इनका जो विकास है वो ऐसे नहीं होता है। इनने बोला ऐसे नहीं होता है कि कम उपयोग करो तो कम होगा, ज़्यादा करो तो ज़्यादा। इनने बोला था ये विभिन्नताओं के माध्यम से होता है। जब विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं। जैसे कि क्या होगा, पहले मनुष्य को संज्ञा दी जाती कि बंदर जैसा था, तो क्या होगा, बंदर में अचानक कोई परिवर्तन आया या कुछ भी होगा जिस वजह से आज मनुष्य बन गया। ठीक है, तो अपन मनुष्य जो है वो बंदर से मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो कि विभिन्नताओं के माध्यम से थे। जैसे कि आज हम मान लो, आज हम मनुष्य हैं, कोई एक ऐसा मनुष्य पैदा हो जाए कि उसकी पूंछ आ जाए, क्या जाए, पूंछ आ जाए। पहले अपने के अंदर पूंछ थी, ठीक है, पहला का जो मानव था उनके अंदर पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। कैसे, अचानक उसके विभिन्नता आ गई उसके अंदर। विभिन्नता का अपन ने पढ़ लिया, विभिन्नता क्या होती है, जीन के माध्यम से या गुणसूत्र में कोई प्रॉब्लम की वजह से, कमी आने की या ज़्यादा हो जाने की वजह से विभिन्नताएं आ जाती हैं। और मान लो पूंछ आ गई तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी पूंछ आती गई और पूंछ आज आ गई तो एक नई जाति बन जाएगी फिर। ठीक है, इसके बाद लास्ट है अपना उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला है, किसी उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है, किसी जाति के पौधों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इनने बोला है, देखो इनने क्या बोला था, डार्विनवाद ने बोला था कि जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। और इनने क्या बोला है, जीवों में अचानक कोई परिवर्तन आ जाए, अचानक, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, कई साल नहीं लगने। इसमें क्या है, कई साल लगेंगे, धीरे धीरे कई 100 साल लग जाए पता चला। लेकिन इसमें क्या है, आपको अचानक कोई परिवर्तन आ जाए वंशानुगत रूप से तो आपका क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक, उत्परिवर्तन मतलब अचानक कोई परिवर्तन आ जाए। इनकी विशेषताएं क्या थी, नई जीव जातियों की उत्पत्ति विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के कारण नहीं होती, बल्कि विभिन्नताएं जीवों में आकस्मिक उत्पन्न हो जाती हैं। देखो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है, अचानक आ जाती है कोई भी। ठीक, फिर परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, जो परिवर्तन है वो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। एक किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, सिंपल लिखा है। अगला है, जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, किसी में उत्परिवर्तन लाभदायक भी हो सकता, किसी में उत्परिवर्तन क्या, हानिकारक भी हो सकता। कोई एक ऐसा परिवर्तन हो जाए शरीर में कि वो उसके लाभ का हो, कोई ऐसा हो जाए कि कोई लाभ का ही नहीं हो। ठीक, दूसरा देखो, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होता है उसे उत्परिवर्ती कहलाता है। यह सदस्य शुद्ध नस्ल वाला होता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा जाति का पहला सदस्य जिसके अंदर उत्परिवर्तन हो, अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन हो जाए उसके अंदर। मान लो कि मनुष्य के अंदर अचानक पूंछ आ जाए, तो जो अचानक जिस व्यक्ति में या जिस सदस्य में पहले आएगी वो कहलाएगा उत्परिवर्ती कहलाता है, वह शुद्ध नस्ल वाला होता है। ठीक है, अगला है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप आसानी से लिख लेना। दोस्तों ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का समझ में आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक्स।